Japan has now the male heir to the throne. ए, बी और सी। अब कोई गलती नहीं है तो नो एरर। सुनील इज बेस्ट स्टूडेंट इन माय क्लास। ए, बी, सी। Sunil is best student in my class. Best, B-E-S-T, best student in my class. Third, my aunt was first to get a degree. My aunt was first to get a degree. और कोई गलती नहीं है तो नो एरर। कोई गलती नहीं है तो नो एरर। बनाइए फटाफट। इसमें जानबूझकर मैंने सारे अलग अलग तरह के वैरायटी क्वेश्चन लिए। पहला क्या है कि जापान हैज नाउ द मेल एयर। एयर का मतलब क्या होता है पता है? एयर का मतलब होता है सक्सेसर, उत्तराधिकारी। एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी। राजा वगैरह होते हैं तो उनके जो उत्तराधिकारी होते हैं उसको हम लोग एयर कहते हैं। एयर लिखते हैं HEIR, लेकिन उच्चारण होता है एयर। इस बात का ध्यान रखिएगा। एयर, उत्तराधिकारी। क्या मीनिंग होता है? उत्तराधिकारी। ठीक है, तो ए होना चाहिए था ना। क्या होना चाहिए था? ए मेल हेयर कि एक होगा ना, थ्रोन के उत्तराधिकारी एक ही होगा, तो ए मेल होना चाहिए था। ए मेल हेयर टू द थ्रोन। सुनील इज बेस्ट। ये अभी चूंकि द का आने वाला है, आज के बाद हम लोग द में ही जाने वाले हैं, इसलिए मैंने ये दो क्वेश्चन लिया कि द का देखिए कैसा क्वेश्चन आता है, ताकि आप देखें। क्योंकि अब ए का यूज पढ़ लिया, एन का यूज पढ़ लिया, तो अब एन का मैं अगर कोई क्वेश्चन पूछूंगा तो फटाफट बता देंगे। तो इसलिए मैं थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक इंक्लूड कर रहा था कि देखो नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या आता है, द से क्वेश्चन कैसा है। तो सुपरलेटिव डिग्री कोई भी अगर है, सुपरलेटिव डिग्री अगर कोई भी है, सुपरलेटिव कैसे? गुड, बेटर, बेस्ट। तो गुड पॉजिटिव डिग्री हुआ, बेटर कंपैरेटिव डिग्री हुआ, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री हुआ। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द। और माय आंट वाज फर्स्ट। फर्स्ट, तो इसके साथ भी आपको द लगाना होगा। जब भी हम लिखते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, अगर ऐसे लिखते हैं, अगर ऐसे बात करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, टेंथ, इस तरह की अगर हमने बात की, तो इन सब के साथ जनरली हमें क्या करना चाहिए? द का इस्तेमाल करना चाहिए। हमेशा इसके साथ क्या करते हैं? द का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट लिखा, सेकंड लिखा, थर्ड लिखा, फोर्थ लिखा, इन सब के साथ हमेशा द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, हमेशा द का इस्तेमाल करते हैं। तो ये नहीं कि द का एक फिक्स हिसाब से चलते यार, अब ये द आएगा तो उसमें बात होगी, उसमें सारे रूल्स पढ़ेंगे, तो द के ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। यानी टॉपिक आने से पहले हमें पता होना चाहिए, अच्छा द का ऐसा क्वेश्चन आएगा। ये इंट्रोडक्शन है कि क्वेश्चन कैसे आने वाला है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ रहा है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे कॉन्सोनेंट हैं, कुछ ऐसे कॉन्सोनेंट हैं, कुछ ऐसे कॉन्सोनेंट हैं जो देखने में तो कॉन्सोनेंट ही है, लेकिन जब उसका उच्चारण करते हैं, जब उसका उच्चारण करते हैं तो वॉल हो जाता है। उसमें से एक लेटर मैंने कराया एफ, ABCDEF। अभी और बताया था मैंने, इसमें 8 लेटर्स है, तो यानी 7 लेटर्स अभी और बाकी है। तो दूसरा लेटर कौन सा है भाई? सेकेंड लेटर इसमें क्या है? एफ के बाद सेकेंड लेटर है एच। एफ के बाद क्या है? एच। अब जैसे हम लिखते हैं
HMT वॉच, HMT वॉच। तो ये क्या हो जाएगा NH, क्योंकि उनके H ए का साउंड पहले आ रहा है, ए का साउंड पहले आ रहा है, H ए का साउंड पहले आया तो N होगा। लेकिन सपोज करो किसी को HMT ना लिखकर हम लिखें हिंदुस्तान मशीन टूल्स, हिंदुस्तान ऐसे लिखते हैं, तो हिंदुस्तान में कहेंगे तो ह का साउंड पहले, तो ह, हिंदुस्तान पहले ह, पर ये जो मात्रा है, लेकिन ये मात्रा पहले लगाते, मात्रा पहले, उच्चारण मात्रा का बाद में होता है। हिंदुस्तान पहले ह आया ना, हिंदुस्तान, तो ह आ गया तो क्या हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया। तो अगर हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिखेंगे, हिंदुस्तान मशीन टूल लिखेंगे तब फिर ए लग जाएगा, लेकिन HMT लिखेंगे तो N लगेगा। हमने कहा HB पेंसिल भी होता है, HB पेंसिल भी होता है, तो HB हमने कहा तो क्या होगा NHB। अब सपोज को हमने कह रहा कि हम कह रहा था हरियाणवी बॉय, HB, तो HB में क्या लिखना पड़ेगा NHB, लेकिन कहते हैं हरियाणवी बॉय, फिर क्या होगा हरियाणा, हाँ, तो हर कहेंगे तो फिर तो ये ह हो जाएगा ना, फिर क्या लग जाएगा ए हरियाणवी बॉय, यानी फुल फॉर्म में अगर कहे तो ए हरियाणवी बॉय। हमने कहा HS, तो NHS हरियाणवी सॉन्ग, ठीक है। HA या हरियाणवी सिंगर, हम सपना चौधरी की बात करें हरियाणवी सिंगर, तो NHS कहना पड़ेगा। अगर HS के HS तो क्या होगा NHS, लेकिन हरियाणवी सिंगर कहे तो क्या होगा A। तो ये ध्यान रखना है, H का वर्ड भी ऐसा है जो हमें क्या करेगा, फंसा देगा। हम कहते हैं HPCL, तो HPCL कह रहे हैं तो क्या कहना पड़ेगा NHPCL, NHPCL। और हिंदुस्तान पेट्रोकेमिकल लिमिटेड कहते हैं, हिंदुस्तान पेट्रोकेमिकल लिमिटेड का, तो फिर क्या होना है, फिर ए होना है। तो डिपेंड करता है किस तरह का वर्ड है उसका क्या उच्चारण है, किस तरह का वर्ड है उसका क्या उच्चारण है। तो एक F हो गया, दूसरा H हो गया, एक F दूसरा H। H क्लियर है, समझ में आ जाएगा कि शॉर्ट फॉर्म में रहेगा H, तो उसमें हम क्या करेंगे, हम कहते हैं हायर सेकेंडरी स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, तो क्या लिखना पड़ेगा, हम कहते हैं HSSC एग्जाम, तो HSSC तो क्या होगा, क्या हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमिटी, कुछ भी होता होगा, सेंटर जो भी हो, एग्जामिनेशन, तो N लिखना पड़ेगा। तो अगर हमारे पास H है तो N लिखना है। इसके अलावा क्या है, H के अलावा कौन सा लेटर है भाई, ये तो बार बार हमको लिखना पड़ेगा, F H, उसके बाद EFC ABCD EFG H I J K L, लास्ट के थर्ड क्या है L। L भी जैसे हमने लिखा, हमने जैसे लिखा LPS, तो क्या होगा NLPS, क्योंकि L लिख रहे हैं तो क्या आ रहा है L, ए का साउंड आ रहा है, LPS ए का साउंड आया LPS। अब इसी को अगर हम लिखते हैं लोअर प्राइमरी स्कूल, लोअर प्राइमरी स्कूल, तो फिर क्या लिखना पड़ता है ए, लोअर प्राइमरी स्कूल ए लिखना पड़ता। हम लिखते LDC, तो क्या लिखेंगे N, क्योंकि ए आ रहा है LDC। लेकिन इसी को अगर हम लिख दे लोअर डिविजनल क्लर्क, लोअर डिविजनल क्लर्क, फिर तो लॉ का साउंड आ जाएगा, फिर ए लग जाएगा। ये आपने सुना होगा NLED, कुछ भी बोलते हैं तो क्या होगा N। आज जो भी लिक्विफाइड हो कि लोअर हो कि जो भी हो, लाइट हो, तो फिर क्या होगा N हो जाएगा। हम कहते हैं LMG लाइट मशीन गन, LMG, तो क्या होगा NLMG। लेकिन लाइट मशीन गन अगर कह दें लाइट, तो फिर तो लॉ का साउंड हो गया ना, जैसे लाइट मशीन गन का तो क्या हो गया लॉ का साउंड हो गया, और जैसे लॉ का साउंड हुआ तो क्या हो जाएगा ए लग जाएगा। तो 3 लेटर हुए अभी तक, कौन कौन सा, F H L, कुछ भी कर सकते हैं, LCD है, LP से है, LPS है, ठीक है,
एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, तो सब में क्या लगना है, एन लगना है। इसी को आता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो जैसे लिक्विफाइड कहेंगे तो लॉ का साउंड आ जाएगा, फिर ए लग जाएगा। क्लियर? पहले आता था एलएमएल वेस्पा, तो क्या होगा, एन एलएमएल होगा ना, है? क्लियर है? हम कहते हैं एलएलबी, तो एलएलबी कहते तो क्या होगा, एनएलएलबी, एनएलएलबी। ठीक है, तो जहां एल से हम शुरू करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो फिर एल पढ़ते हैं तो पहले ए पढ़ते हैं, एल में पहले ए का साउंड आता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एन लगाते हैं। पहले साउंड किसका आ रहा है, ए का साउंड हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एन लगा रहे हैं। इतनी बात क्लियर है? नेक्स्ट दूसरा लेते हैं, एल के बाद एम, एम से तो बहुत अभी पूछा भी था मैंने एक दिन, तो हम लिखते हैं एम एल ए, मेंबर ऑफ लंपर्ट्स एसोसिएशन, ऐसे मजाक में है। तो एमएलए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एन एमएलए लिखेंगे। लेकिन अगर मेंबर कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो जैसे आप मेंबर कहेंगे तो मेंबर में तो मेम कहेंगे आप, मेम, तो पहले मौ का साउंड आ जाएगा ना, मेंबर, पहले मौ का साउंड हो जाएगा, तो मेंबर, मेंबर, तो फिर क्या लिखना पड़ेगा, ए। तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और फुल फॉर्म में लिखेंगे तो फिर तो ए लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर एम एल ए लिखते हैं, एम एल ए, तो फिर एन लिखना पड़ेगा। या हम लिखते हैं एमपी, एमपी का मतलब ये नहीं कि मंत्री पागल है, एमपी, तो एमपी मतलब क्या, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर लिखते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो फिर यही लिखना पड़ेगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। फिर मेंबर कह रहे हैं मौ से शुरू हो रहा है, मेंबर मौ से शुरू हुआ, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में एम ही ये लगेगा। लेकिन सिर्फ एमपी कह रहे हैं तो एमपी, एम, पहले ए का साउंड आ रहा है ना, पहले ए का साउंड आ रहा है, तो एन एमपी कहना पड़ेगा। क्या कहना पड़ेगा, एन एमपी। क्या कहना पड़ेगा, एन एमपी। या हम कहते हैं एम ए, खूब सुना होगा ये एम ए, तो क्या कहना पड़ेगा, एन एम ए। ये कहते हैं मास्टर ऑफ आर्ट्स, तो मास्टर ऑफ आर्ट्स अगर हम कहते हैं, मास्टर ऑफ आर्ट्स, तो जैसे मास्टर कह दिया, जैसे मास्टर कह दिया, तो मौ का साउंड आ गया, मास्टर कहते ही मौ का साउंड हो गया, तो फिर क्या लगेगा, फिर ए लगेगा, एम ए। हम कहते हैं एमडी, एमडी, तो मास्टर ऑफ, जो कहना है, मास्टर ऑफ ड्रग्स, कुछ भी कह दिया, मैनेजिंग डायरेक्टर, जो कहना है वो कह लिया। तो एमडी कहा तो क्या होगा, एनएमडी। या हम कहते हैं एमएलसी, तो एमएलसी में क्या हो जाएगा, एनएमएलसी। या कहते हैं एमसीसी, मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड, या मेलबोर्न क्रिकेट एसोसिएशन, जो भी होगा, एमसीसी, मेलबोर्न क्रिकेट एसोसिएशन, क्या होगा, एनएमएलसी, एमसीसी। एमसीडी, तो एमसीडी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एमसीडी, एनएमसीडी। क्लियर है, बातें क्लियर है? कितने लीटर आए हमारे पास, 4। आज थोड़ी सी आवाज में प्रॉब्लम हो सकती है, जुकाम जैसा, समझ रहे हैं? तो एफ एच एल एम, ये 4 हुए, और भी है, अभी तो 4 ही हुए, 4 बाकी है। क्या क्या आया, एफ आया, एच आया, एल आया, एम, और फिर एन। जैसे हम कहते हैं एनसीसी, तो एनसीसी में क्या लगेगा, एन। लेकिन जैसे हमने क्या दिया, नेशनल, तो नेशनल में क्या लग जाएगा, ए नेशनल। एनसीसी कहेंगे तो एन एनसीसी, एनसीसी कहेंगे तो एन एनसीसी, एन एनसीसी। अगर एनसीसी करते एन एनसीसी,
लेकिन अगर नेशनल कह दिया, हालांकि लोग इसमें चिढ़ाते भी है बहुत, एनसीसी को कुछ लोग फुल फॉर्म बनाते हैं, नेशनल चप्पल चोर बना लेते हैं, बहुत बुरा लगता है एनसीसी वालों को, लेकिन मजाक है, मजाक को मजाक में लेना चाहिए। कभी कभी क्या करते हैं इसको एनडीए, तो एनडीए में क्या लग जाएगा एन, जैसे देखिए यूपीए, तो यूपीए में ए लगेगा, लेकिन एनडीए में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस या क्या था नेशनल डिफेंस एकेडमी कैडेट, तो उसमें लग जाना क्या है एन लग जाना है। हम कहते हैं एनपीएस, क्या लिखा नेशनल पेंशन स्कीम, तो क्या हो जाएगा एनपीएस एनएनपीएस। या हम कहते हैं एनआरआई, एनआरआई तो क्या होगा एनआरआई नॉन डिसाइडिंग इंडियंस, ठीक है। या हम कहते हैं एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो एनओसी कहते हैं तो फिर तो एन ही लिखना है, लेकिन नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर आप लिख देंगे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिखना चाहेंगे तो फिर क्या लगेगा ए लग जाएगा। अगर हम नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कहेंगे तो फिर क्या लग जाना है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कहते ही ये लग जाएगा। तो कौन सा वर्ड हो गया एन भी हो गया, ठीक है। तो कई वर्ड खाली हमें एक दो एग्जांपल देखने के बाद, चार एग्जांपल अपने बात समझ में आने लगता है, अपने आप क्लियर होने लगता है कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, कब ए लगाना है, कब एन लगाना है। तो ये जो अभी 5 वर्ड्स हमने लिखा, कौन कौन सा लिखा, एफ एच एल एम एन, अगर ये शॉर्ट फॉर्म में आएगा ना तो इसके साथ एन लगा ही दीजिए, कहीं शॉर्ट फॉर्म में आता है, एनओसी कर दिया, एनडीसी कर दिया, एनसीसी कर दिया, एनओपी कर दिया, एनपीएस कर दिया, एनआईसी कर दिया, एनआईसीएल कर दिया, कुछ भी कर दिया, एनआईए कर दिया, सब में क्या लगना है एनआईए कर दिया तो क्या होगा एन, हमने कहा एन एन एनआईए ऑफिसर, एनआईए ऑफिसर या एनआईए एजेंट, तो फिर क्या लिखना है एन लिखना है, ठीक है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एजेंट लिख दिया तो फिर ये लिख देंगे, नेशनल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लिख दिया तो क्या लिख दिया, हम कहते हैं एन, अभी चल रहा ना वो ध्यान मुझे याद नहीं आ रहा, क्या चलता है अभी जो शाहरुख खान के बेटे का केस चल रहा है, तो उसमें क्या लिखते हैं एनसीबी लिखते हैं, एनसीबी, एनसीबी हो जो भी हो, तो एनसीबी का तो क्या लिखते हैं एनसीबी, एक पार्टी है एनसीपी, तो एनसीपी एमएलए का, मान लो एनसीपी का कोई एमएलए है तो क्या लिखेगा एनसीपी एमएलए, एन एनसीपी लिखेगा, एनसीपी कैंडिडेट तो क्या लिखेगा एन लिखेगा, क्लियर है। तो एफ एच एल एम एन, उसके बाद एम एन ओ, ओ के एम एन के बाद तो क्या होता है ओ, वो तो वैसे ही वॉल है तो उसमें तो एन लगना ही है, कभी कभी ओ का चांस वो भी होता है तो फिर ए लग जाएगा। ओ के बाद पी, पी में कोई दिक्कत नहीं है, आर, क्यों पी में कोई दिक्कत नहीं का मतलब क्या, पी तो वैसे ही क्या कॉन्सोनेंट है और इसके साउंड में कभी प्रॉब्लम होती नहीं है, पी के साउंड में कभी कोई प्रॉब्लम है नहीं। नेक्स्ट लिखते हैं एफ एच एल एम एन, कितने हो गए 5, अब आर, आर जैसे हम कहते हैं आरबीआई क्लर्क, तो आरबीआई क्लर्क क्या करना पड़ेगा एन आरबीआई क्लर्क, हम कहते हैं आर आर बी, तो क्या होगा एन आर आर बी, क्योंकि हम आर कह रहे हैं ना, आर तो आ का साउंड आ गया ना, तो एन लगाना पड़ेगा। यही अगर हम कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो फिर ए लगेगा, हम कहते हैं ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क कह रहे हैं तो फिर ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क, आरबीआई क्लर्क कह रहे हैं तो एन आरबीआई क्लर्क। हम आरआरबी कह रहे हैं तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कह रहे हैं, या रीजनल रूरल बैंक कह रहे हैं तो रीजनल रूरल बैंक कह रहे हैं तो फिर ए लगेगा, रीजनल रूरल बैंक कह रहे हैं तो फिर क्या लगेगा ए लगेगा, रीजनल रूरल बैंक कहने पर, रीजनल रूरल बैंक करने पर ए लगेगा, ठीक है। लेकिन आरआरबी कहने पर एन लगेगा, ठीक है। हम कहना चाहते हैं राष्ट्रीय राइफल आरआर तो क्या लगेगा एनआरआर, हम कहते हैं आरटीआई, आरटीआई तो क्या लगेगा एनआरटीआई, आरटीआई कहने क्या एनआरटीआई, एनआरटीआई। और इसको अगर हमने कर दिया राइट टू इंफॉर्मेशन तो फिर ये लगेगा, तो या हम कह रहे हैं जैसे यही आरआर को कुछ भी बना दें
RDX तो क्या हो जाएगा NRDX, ठीक है। कहीं कुछ भी बनाते रहिए, कुछ भी बनाते रहिए R से। तो R से अगर करेंगे आप शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे तो R के साथ शॉर्ट फॉर्म में भी आपको क्या करना पड़ेगा, N करना पड़ेगा। और इसी का अगर फुल फॉर्म बना देंगे कि आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना देंगे, रूरल बैंक ऑफ इंडिया बना देंगे, या राइट टू इन्फॉर्मेशन बना देंगे, कुछ भी बना देंगे जो जो उसका फुल फॉर्म है। राजस्थान बना देंगे, हमने लिखा RRB, राजस्थान में राजस्थान रोडवेज बस, तो ये लग जाएगा। राजस्थान रोडवेज बस कहेंगे तो ये लग जाएगा, और RRB कहेंगे तो N लग जाएगा। तो सारा खेल किसका है, उच्चारण का है, लेटर का खेल नहीं है ये। सबसे अब इतने एग्जाम्पल के बाद एकदम बिल्कुल ये क्लियर हो जाना चाहिए कि सारा जो खेल है, सारा जो इंपॉर्टेंस है, सारी जो बातें हैं वो उच्चारण का है। ए और एन का जो पूरा खेल है वो उच्चारण पे डिपेंड करता है। ए और एन का पूरा जो गेम है वो उच्चारण पे डिपेंड करता है। उसको वॉल कॉन्सोनेंट लेटर जो लिखा हुआ उससे मतलब नहीं, उस लेटर का उच्चारण कैसे होता है वो इंपॉर्टेंट है। लेटर का उच्चारण कैसे होता है ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए। इतनी बात क्लियर हो गई। लेटर का उच्चारण जो है इंपॉर्टेंट, वो इंपॉर्टेंट है, वो क्लियर, वो साफ साफ होना चाहिए, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्लियर। अब इसमें लेते हैं नेक्स्ट लेते हैं एस। एस में भी प्रॉब्लम है। कितने हो गए, 3 3 7th एस। अब जैसे किसी ने कहा SI, तो SI में क्या लगेगा N, NSI। लेकिन इसी को आप सब इंस्पेक्टर कह देंगे, सब इंस्पेक्टर। तो जैसे आप सब इंस्पेक्टर कहेंगे, सब तो पहले उच्चारण क्या है, सब, 100 का, तो 100 फिर क्या हो गया 100 में ओ बाद में आता है, तो इसलिए आपको ए लिखना पड़ेगा, ए सब इंस्पेक्टर। आपने कहा SP तो क्या लिखना पड़ेगा NSP। और यही अगर आप कहना चाहते हैं सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो फिर क्या लिखना पड़ेगा ए सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। हम कहते हैं SDM, SDM तो क्या लिखना पड़ेगा NSDM। लेकिन सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कह रहे हैं तो फिर ये लिखना पड़ेगा। या हम कहते हैं SDO तो फिर क्या कहना पड़ेगा NSDO। लेकिन सब डिविजनल ऑफिसर कहना चाहते हैं तो क्या होगा ए हो जाएगा। आप कहना चाहते हैं SLR तो क्या होगा NSLR। तो सारा का सारा खेल बार बार मैं क्या कह रहा हूं उच्चारण। और लेटर पर ध्यान भी रखना कि कौन कौन से ऐसे लेटर है जो आपको कॉन्सोनेंट होकर नुकसान देगा। तो ऐसे 8 लेटर्स हैं। 3 लेटर ध्यान रखना वॉल में, जो वॉल होकर आपको धोखा दे सकता है वो है E, O और U, कि ये तो है वॉल लेकिन इसका उच्चारण कॉन्सोनेंट जैसा भी हो सकता है। E का उच्चारण, O का उच्चारण और U का उच्चारण कॉन्सोनेंट जैसा हो सकता है। इसी तरह से कॉन्सोनेंट में जो है F, H, L, M, N, R और S, देखने में शकल से ये क्या है बिल्कुल वॉल है, लेकिन ये अगर शॉर्ट फॉर्म में है तो इसका उच्चारण बिल्कुल क्या होता है वॉल जैसा हो जाता है। तो आपको ये देखना है कि इसका उच्चारण पूरी तरह से हो रहा है कि शॉर्ट फॉर्म में हो रहा है। शॉर्ट फॉर्म में हो रहा है तो पक्का इन सब के साथ क्या लगाना है, एन लगाना है, ठीक है, पक्का एन लगाना है। और लास्ट इसमें क्या करते हैं, और एग्जाम्पल तो क्लियर है, इतने एग्जाम्पल कर मतलब तो एग्जाम्पल देखना रहता है, 1 2 4 वर्ड, सबके 2 4 5 एग्जाम्पल। और जितने वर्ड मैंने लिखा रखे हैं ना, इतने कभी देखो कितने एग्जाम्पल हो गए होंगे। आना होगा तो इसी में से कोई एक आ जाता है। जितने एग्जाम्पल मैंने बोर्ड में लिखा रखे हैं उसी में से होगा। और किस्मत अच्छी लगी तो उसी में से कोई वर्ड आ जाएगा, बहु वर्ड आ जाएगा उसमें, एक जगह एन लगाने का, ये भी बात है, ठीक है, उसी में से आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें लेते हैं क्या क्या हो गया, अब कंप्लीट हो जाएगा हमारा टेबल। एफ हो गया, एच हो गया, एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया, आर हो गया, एस हो गया। कितने हो गए 3 3 6 7। मैंने कहा था 8, तो लास्ट है एक्स। अब एक्स में क्या है, इसको एक्स कहते हैं, एक्स रे। तो एक्स रे पढ़ रहे ना एक्स, तो ए का उच्चारण पहले हो जाए ना, तो इसलिए क्या होना चाहिए एन एक्स रे। क्या होना चाहिए एन एक्स रे, एन एक्स रे, एन एक्स रे, ठीक है, एन एक्स रे। तो अब एक्स एक्स में कोई लोग क्या क्या ए कर देता है, ए एक्स रे कर देता है, तो एक्स रे के साथ हमेशा क्या होगा एन एक्स रे। यह एक चीज ध्यान रखिएगा कि एक वर्ड है जो फंसा देता है लोगों को, यह है ये एक्समस, ठीक है, ये फंसा देता है। ये फंसा इसलिए देता है कि जैसे मैंने अभी कहा एक्समस, तो आप लोग इसको एक्समस कहते होंगे, क्या कहते होंगे
एक्समस। लेकिन इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से इसको एक्समस नहीं पढ़ना चाहिए। इंग्लिश ग्रामर कहता है ये एक्समस नहीं है, इसका उच्चारण एक्समस नहीं है। इंग्लिश कहता है लिखा तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन इसको पढ़ना चाहिए क्रिसमस। क्या पढ़ना चाहिए इसको? क्रिसमस, क्रिसमस। इसलिए इसके पहले ए लगता है। इसको इंग्लिश कहता है कि इसको क्रिसमस पढ़ना चाहिए, लेकिन बहुत लोग इसको क्रिसमस नहीं पढ़ते, एक्समस पढ़ते, इसलिए एन लगा देते हैं। एग्जाम में अगर ये आए तो आप इसमें पक्का ए लगा के आइएगा। और ये जानबूझकर एग्जाम में पूछता है, उसको पता है लोग इसको एक्समस एक्समस पढ़ेगा और एन लगाएगा। ये एक्समस नहीं है, ये क्रिस रे नहीं है, इसको क्रिस रे नहीं पढ़ सकते, इसको क्या पढ़ते हैं हमेशा? एक्स रे। लेकिन जब ये जीसस क्राइस्ट से रिलेटेड है इसलिए इसको एक्स नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि ये एक्स किसके लिए है? जीसस के लिए है, तो इसलिए इसको क्रिसमस पढ़ते, क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट। तो इसलिए एक्समस पढ़ने का कोई तुक ही नहीं बनता है, क्योंकि फिर जीसस क्राइस्ट का अपमान हो जाएगा कि रिलेटेड है जीसस क्राइस्ट से आप पढ़ रहे हैं। एक्स एक्स क्यों होगा? जीसस क्राइस्ट एक्स थोड़ी हमारे, जीसस क्राइस्ट मिस्टर एक्स थोड़ी है, मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, मिस्टर एक्स इन गोवा, ऐसा नहीं। तो हमारे जीसस क्राइस्ट को मिस्टर एक्स कहना वैसे ही समझ रहे, ठीक बात नहीं है। तो ये जो एक्स है जीसस क्राइस्ट के लिए है, इसलिए इसको क्रिसमस ही पढ़ते हैं। और ये जो बात मैं बता रहा हूँ ये डिक्शनरी में भी लिखा हुआ है, अच्छे इंग्लिश डिक्शनरी देखेंगे उसमें भी लिखा हुआ है। और बहुत अच्छे अच्छे इंग्लिश के राइटर जो है उन्होंने अपने बुक में साफ साफ ये बात लिख रखी है कि एक्समस को क्रिसमस पढ़ते हैं। साफ साफ जो बात मैं बता रहा हूँ। एक तो माइकल स्वाइन बहुत बड़े राइटर है, उन्होंने अपने बुक में तो ये एग्जाम्पल ही दे रखा है कि भाई एक्समस में अगर आप कोई जो है एन लगा रहा है वो बहुत बड़ी गलती है, और उन्होंने बता रखा है कि इसको एक्समस पढ़ना ही गलत है, इसको क्या पढ़ना चाहिए? क्रिसमस। डिक्शनरी में भी कई जगह लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि एक ही बुक में, कई बुक, बस हम लोग ध्यान नहीं देते इसलिए गलती हो जाती है। तो ये जो 8 लेटर्स हैं जो सकल सूरत से कॉन्सोनेंट है लेकिन उच्चारण से क्या है? वॉल, इसका ध्यान रखिएगा। तो ए में भी जो मैंने वॉल वाला बताया जो कॉन्सोनेंट, उसको ध्यान रखना है, और एन में भी इस 8 लेटर्स का ध्यान रखना है। एग्जाम में इससे बार बार क्वेश्चन पूछेगा, बार बार पूछेगा इससे क्वेश्चन, देख लीजिएगा। तो इस पर आपको ध्यान रखना है। कभी फिल इन द ब्लैंक्स देके पूछ देगा, बोलो लेटर दे, फिल इन द ब्लैंक्स में सेंटेंस इंप्रूवमेंट देकर, कभी सीधा ऐसे बड़े कौन सा आर्टिकल फॉलो करेगा, ऐसा। इसके बाद इसमें एक और ट्विस्ट है, उसको भी देखते हैं। एक और ट्विस्ट क्या है इसमें? साइलेंट एच। कई ऐसे वर्ड हैं जो एच से शुरू होते हैं, और एच का उच्चारण क्या होता है? ह। लेकिन कई ऐसे वर्ड हैं जो एच से शुरू तो होते हैं लेकिन उसमें एच जो है वो साइलेंट रहता है। कई ऐसे वर्ड हैं जो एच से शुरू होता है लेकिन उसमें एच साइलेंट हुआ करता है। एच क्या हुआ करता है? साइलेंट हुआ करता है। तो एच से अगर शुरू हुआ और एच अगर साइलेंट रहा, एच से अगर शुरू हुआ और एच साइलेंट रहा, तो हम क्या करते हैं? एच से शुरू हुआ और एच अगर साइलेंट रहा तो उसमें हम एन लगाते हैं। एच से शुरू हुआ और एच साइलेंट हुआ तो उसमें हम एन लगाते हैं। अब इसके वर्ड देखिए क्या क्या है। क्या है? एच साइलेंट रहा, उसमें क्या करते हैं? एन लगाते हैं। बोलते हैं ऑनेस्ट बॉय। तो इसको हॉनेस्ट बॉय नहीं पढ़ते, इसको क्या पढ़ते? ऑनेस्ट बॉय। एच यहाँ साइलेंट है इसलिए इसमें क्या लगाएंगे? एन। एन। जैसे हम लिखते हैं आवर, तो इसको हावर नहीं पढ़ते। हालांकि साउथ इंडिया में अगर आप जाइएगा कभी, खास करके तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में, तो इसको बहुत लोग, केरल में भी बहुत लोग इसको हावर ही पढ़ते हैं। ये इंटरेस्टिंग चीज मैं बता रहा हूं आपको, बहुत लोग हावर पढ़ते हैं, आवर नहीं पढ़ते। बहुत लोग पढ़ते हैं हावर। तो ये हालांकि पढ़ना गलत है लेकिन बहुत पढ़ते। साउथ इंडिया के लोग इसको हावर ही बहुत लोग कहते हैं, हावर हावर हावर, बहुत लोग बोलते हैं साउथ इंडिया, खास करके तमिलनाडु में, केरल में और आंध्रा में। लेकिन इसका उच्चारण क्या है? एच साइलेंट है। एच साइलेंट है इसलिए इसको क्या कहते हैं? एन। एन। एच साइलेंट है, इसको एन लिखते हैं। ये हम कहते हैं ऑनर। ऑनर, ऑनर का मतलब क्या होता है? सम्मान या प्रतिष्ठा, इज्जत। सम्मान, प्रतिष्ठा, इज्जत। तो इसमें भी क्या लगाते हैं हम? एन। इसमें भी एच हमारा क्या है? साइलेंट है। या ऑनर से हम एडजेक्टिव बना देते हैं, लिखते हैं ऑनरेबल मैन। ऑनरेबल मैन, तो भी क्या लिखते हैं? एन। यहां भी क्या है? इसमें देखिए कभी कभी इस आर को साइलेंट करने के लिए, आर को साइलेंट करने के लिए
ऑन के बाद क्या लगेगा लोग, ये ओ और आर को साइलेंट करके हाइप ऐसे लगा देता है, ऑनरेबल ऐसे लिख देता है। तो ये जब ऊपर में एपोस्ट्रॉफी लगा देता है तो उसका मतलब होता है वहां से कुछ लेटर गायब किया गया है। समझ में आगे बात क्या मतलब होता है कि वहां से कोई लेटर जो है वो हटाया गया है, गायब किया गया है। ऐसा होता है कभी कभी पूरा स्पेलिंग ना लिख के और वहां से कुछ क्या करते कुछ लेटर हटा देते हैं। तो जहां से लेटर कुछ हटाते हैं तो वहां पे एपोस्ट्रॉफी लगा देते हैं ताकि स्टूडेंट को समझ में आए या लोगों को समझ में आए कि यहाँ से कुछ लेटर गायब हुआ है। वो इसी बात का सिंबल है, वो लगाना जो एपोस्ट्रॉफी है इसी बात का सिंबल है कि भाई जैसे यूं समझ लो कि जहाँ पे हम कुछ छुपा के रखते हैं, जहाँ पे हम कुछ छुपा के रखते हैं तो वहाँ पे कुछ सिंबल विंबल लगा देते हैं ना कि भाई यहाँ ताकि हमें याद है कि ये जगह पे हमने कुछ गाड़ा है, किसी वो हमने कुछ छुपा के रखा है। तो इसी तरह से वो सिंबल है कि अगर सिंबल लगा दिया तो यहाँ से इसका मतलब क्या है, यहाँ से कुछ गायब हुआ है, यहाँ से कुछ हटाया गया है। क्लियर है? ऑनरेबल मैन, सम्मानित व्यक्ति, इसमें क्या लगेगा एन। तो ऑनेस्ट में भी एन लगाते हैं, आवर में भी एन लगाते हैं, ऑनर में भी एन लगाते हैं, और ऑनरेबल मैन में भी क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। ऑनरेबल मैन में भी एन लगाते हैं। क्लियर? और भी वर्ड है, अभी मैं वर्ड लिखा रहा हूं। इसके अलावा एक वर्ड आता है ऑनरेरी। ऑनरेरी जॉब। ऑनरेरी वर्ड तो ऐसा है जो आपको वन वर्ड सब्सम में भी पूछ चुका है। ऑनरेरी, ऑनरेरी का मतलब होता है जॉब विदाउट पेमेंट। ऑनरेरी का मतलब क्या होता है, जॉब विदाउट पेमेंट, अवैतनिक, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं मिलता है। जॉब विदाउट पेमेंट, हिंदी में इसको कहते हैं अवैतनिक, कि सेवा तो आप कर रहे हैं लेकिन आपको कोई वेतन नहीं मिल रहा है, तो उसको कहते हैं ऑनोरेरी। क्या कहते हैं, ऑनोरेरी, जॉब विदाउट पेमेंट, जॉब विदाउट पेमेंट। ठीक है, जॉब विदाउट पेमेंट, ऑनोरेरी। तो ऑनोरेरी में भी क्या लगेगा, एन। और जितने में वर्ड मिलेगा ये सारे, जैसे बुक वगैरह पढ़ेंगे इसमें सारे वर्ड नहीं मिलेगा, 2 या 3 वर्ड मिलता है। ऑनेस्ट मिलता है, आवर मिलता है, ऑनर मिलता है, 2 या 3 वर्ड मिलता है। और मैं इससे जितने वर्ड है सब लिखा रहा हूँ, जितने इंग्लिश में जितने वर्ड है मैं सब में लिखा रहा हूँ। इंग्लिश में मैं कह रहा हूँ, इंग्लिश में जितने भी वर्ड है मैं सब लिखा रहा हूँ। 7 या 8 ही वर्ड है, इसलिए सारा लिखाना आसान है। ज्यादा वर्ड ही नहीं है, तो 7-8 वर्ड है। तो अभी उसमें कितने लिखा दिए मैंने, 1 2 3 4 लिखा ही दिए, 5 लिखा ही दिए, तो 1-2 बचा है तो उसको क्यों छोड़ दें। अब भी एक वर्ड आया था, एयर आया था ना, ए मेल एयर। तो एयर में भी जो है इसका उच्चारण में एच जो है वह साइलेंट रहता है। उत्तराधिकारी, क्या होता है, उत्तराधिकारी। तो एयर का जो मतलब है उत्तराधिकारी है। क्या मीनिंग है, उत्तराधिकारी, सक्सेसर, जो राजा के जो होते हैं युवराज जिसको कहते हैं, उसको कहते हैं एयर, उत्तराधिकारी, किसी का सक्सेसर जो उसके बाद आने वाला है। ठीक है, राजा के बाद जो आने वाला, युवराज कहने। तो इसका उच्चारण हेयर नहीं है, इसका उच्चारण एयर। क्या है, एयर, एयर, इसलिए इसमें एन लगता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है, बहुत बार एयर, और लोग ए लगा के आ जाते हैं। तो एयर में एन लगाना है, ये इसका मतलब है उत्तराधिकारी। क्या है, उत्तराधिकारी। और एक होता है ऑनोरेरियम। क्या होता है, ऑनोरेरियम, इसमें भी लगता है एन। ऑनोरेरियम में भी क्या लगता है, एन, एन। ऑनोरेरियम का मतलब क्या होता है, ज्यादा टाइम तो नहीं हो गया, 37 मिनट अभी है, इसको खत्म करने का टाइम है हमारे पास। मेरा कहीं टाइम निकल के ज्यादा हो गया। ऑनोरेरियम, ऑनोरेरियम और ऑनोरेरी के मीनिंग में ध्यान रखिएगा। ऑनोरेरी का मतलब होता है जॉब विदाउट पेमेंट, जिसमें पैसा ना मिले। और ऑनोरेरियम का मतलब होता है पेमेंट अकॉर्डिंग टू वर्क। ऑनोरेरियम का मतलब क्या है, पेमेंट इन कीपिंग विथ वर्क, कि आपने जो काम किया उस काम के हिसाब से जो पैसे आपको दे दिया, जो आपने काम किया और उस काम के हिसाब से जो आपको पैसे दिए गए, इसको कहते हैं ऑनोरेरियम। क्या कहते हैं इसको, ऑनोरेरियम, की जो काम आपने किया और उस काम के हिसाब से आपको जितने पैसे दे दिए गए वो है ऑनोरेरियम। क्या है वो, ऑनोरेरियम, जॉब अकॉर्डिंग, पेमेंट अकॉर्डिंग टू जॉब।
तो ऑनररी का और ऑनरेरियम का मीनिंग बिल्कुल अपोजिट हो गया। ऑनररी का मतलब काम किया लेकिन पेमेंट नहीं हुआ। ऑनररी का मतलब क्या है? काम किया लेकिन पेमेंट नहीं हुआ। और ऑनरेरियम का मतलब क्या है? ऑनरेरियम का मतलब क्या है कि काम किया और जितना काम किया उसका पेमेंट लिया। तो ये जो 7 वर्ड्स हैं, ये 7 वर्ड है पूरे इंग्लिश में, इतने 7 वर्ड्स हैं जिसमें एच साइलेंट है। और पुराने इंग्लिश में आज से 100 साल पहले वाली जो इंग्लिश थी उसमें होटल में भी एन लगता था, लगता था होटल में भी, क्योंकि इसको होटल नहीं पढ़ते थे, होटल पढ़ते थे। और आज भी जो ज्यादा अपने आप को अंग्रेज समझता है इंडिया के लोग या जो बड़े वो होटल कहते, होटल। तो पहले इसको होटल पढ़ा जाता था, होटल। अब इसको होटल नहीं पढ़ा जाता, अब इसको क्या पढ़ा जाता? होटल। तो ओल्ड इंग्लिश में तो ये था, न्यू में क्या है? ए लगता है, क्योंकि अब इसको होटल पढ़ना शुरू कर दिया सबने, ठीक है। तो अब होटल में एन नहीं लगाना। लेकिन बहुत 100 साल की पुरानी इंग्लिश है, गांधी जी के समय की अगर इंग्लिश पढ़ेंगे कुछ, तो उसमें आपको होटल में हो सकता है एन लगा हो, गांधी जी का लिखा हुआ, नेहरू जी का कुछ लिखा हुआ हो, तो उन लोग के समय में क्या कुछ होटल तो हो सकता है होटल के पहले एन लगा, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। पहले होता था, आज से 100 ईयर्स पहले था, होटल के पहले एन ही होता था, क्योंकि होटल पढ़ते थे, होटल पढ़ते ही नहीं थे। क्या पढ़ते थे? और ऐसा एक वर्ड और है जिसमें पहले एन लगता था, वो है हिस्टोरिकल। तो पहले लोग इसमें भी लगाते थे एन, क्योंकि इसको हिस्टोरिकल नहीं पढ़ते थे, इसको पढ़ते थे हिस्टोरिकल। क्या पढ़ते थे? हिस्टोरिकल। तो लेकिन अब कोई हिस्टोरिकल पढ़ता है क्या? अब कोई बोलता है क्या हिस्टोरिकल? अब सब क्या बोलते हैं? हिस्टोरिकल बोलते हैं। तो अब इसलिए बदल गया, अब इसमें भी क्या करते हैं? ए लिखते हैं। तो 2 वर्ड ऐसा है जिसमें पहले ओल्ड इंग्लिश में आज से 100 ईयर्स 150 ईयर्स पहले एन लगता था, होटल और हिस्टोरिकल। अब इसमें नहीं लगता है, अब इसमें नहीं लगता है। वो होटल में भी ए लगता है और हिस्टोरिकल में भी ए लगता है। क्लियर है? कभी कभी जब कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाता है, कभी कभी कुछ लोग क्या कहते हैं, कोई एग्जाम्पल देख लिया और कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी पढ़ते मिल जाए, कहीं कुछ मिल जाए। तो इसलिए मैं सारी बात पहले ही बता देता हूँ, जहाँ जहाँ डरने वाली बात है या जहाँ जहाँ प्रॉब्लम होने वाली बात है उनको लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात ये था, सारा कहानी जो था वो ए और एन के यूज करने का वर्ड। अब इतने को अगर वर्ड्स को आप देख लेंगे तो ए एन के यूज में कभी कोई दिक्कत नहीं। कोई क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में, कोई क्वेश्चन कोई सा भी, कभी दिक्कत नहीं होगा। बस इस जितनी भी बातें मैंने बताई है, इसको एक एक बात को ध्यान रखिए। सारे एग्जाम्पल लिख लीजिए, सारे एग्जाम्पल को 2-4 बार पढ़ लीजिए। जिंदगी में ए और एन में कभी तकलीफ नहीं होगी, कभी नहीं होगी। हमेशा सही करेंगे, सारे क्वेश्चन सही करेंगे, एक भी क्वेश्चन इधर नहीं। और 3 क्वेश्चन आ गए तो 3 के 3 सही होंगे, जितने क्वेश्चन होंगे सब सही होंगे। अभी ए और एन में थोड़ी सी बात और बाकी है कि ए और एन के क्या क्या मीनिंग हो सकते हैं, ये अभी देखना मानेंगे। मीनिंग बाकी है कि ए और एन के जो है कई डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं, डिफरेंट मीनिंग होते हैं ए और एन के, तो वो देखना अभी बाकी है। फिर हम लोग आएंगे यूज ऑफ द में, नेक्स्ट क्लास में यूज ऑफ द में चलेंगे। तो यूज ऑफ द में जब जाएंगे तो उसमें ढेर सारी बातें होने वाली है, ढेर सारी बातें। तो यूज ऑफ द में मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।